नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रैक परीक्षा में। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस बार विज्ञान की लुसेंट की पूरी जीके का निचोड़ लेकर आया हूं। केवल इसमें क्या रहेगा, केवल विज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसमें टोटल 20,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आऊँगा, जो कि धीरे धीरे वीडियो में हम करके उसे पूरा करवा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न की तरफ। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग फोकस करिए इस बात पर। ये आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, पटवारी, नेवी, एनडीए, लेखपाल इत्यादि में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की है, लॉन्गेस्ट सेल की बात की है। लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल में अंतर है, अर्थात सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका में अंतर है। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका के बारे में, सबसे लंबी कोशिका के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो तंत्रिका कोशिका होता है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम आप बात करते हैं, देखिए ये होती है ह्यूमन सेल्स। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये जो चीज़ है, ये है न्यूरॉन्स, तंत्रिका तंत्र की इकाई। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ये न्यूरॉन सेल्स हैं। और ये जो हैं, ये आरबीसी है, और ये जो है वाइट ब्लड सेल्स है, या फिर इसे वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका, और ये लाल रक्त कणिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो न्यूरॉन्स होती हैं वो मानव शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी कोशिका होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट अर्थात सबसे बड़ी कोशिका, वो महिलाओं की जो अंडाशय होती है, ओवरी, उससे जो निकलता है ओवम, अर्थात उससे जो निकलता है अंडा, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लाल रक्त कोशिका की बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, और डब्ल्यूबीसी को अर्थात श्वेत रक्त कोशिका को क्या कहते हैं? ये ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, और डब्ल्यूबीसी, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या लड़ने की क्षमता प्रकट करता है, कौन? डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आंसर करेक्ट है सी, तंत्रिका कोशिका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? मतलब जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व? तो हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये है आपका पूरा पाचन सिस्टम। ये है पूरा क्या? पाचन सिस्टम, जो कि मुख से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। देखिए ये मुख है, ये ग्रसनी है, और फिर आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये अमाशय है। अमाशय का मतलब पेट। अब देखिए अमाशय से फिर यहाँ यकृत, ये है ये वाला पोर्शन, और ये जो है ये है क्या? अग्नाशय है। और फिर उसके बाद आ जाता है छोटी आंत। छोटी आंत फिर यहाँ से आता है, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से कॉइल जैसे आता है, और मेरे प्यारे दोस्तों फिर ये ऐड हो जाता है किसमें? बड़ी कोशिका में। तो छोटी कोशिका जो होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं, क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा राउंड अप कॉइल जैसी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का कहाँ होता है, ब्लड में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो आग बुझती कैसे है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग बुझ जाती है। और आग लगती किससे है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है क्या, CO इसका केमिकल फार्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 होता है। हाइड्रोजन जो होती है H2 हाइड्रोजन गैस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आग बुझाने के लिए जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिलअप रहता है, भरा रहता है, या अन्य किसी रिएक्शन से हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लेकिन ऐसे सिलेंडर आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरे रहते हैं। डायरेक्ट हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं और डायरेक्ट जहां आग लगी रहती है हम उसको प्रेसअप करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पूरा आग को बुझा देती है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। ये देखिए आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही सिलेंडर है। ये फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, क्योंकि और जो मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें केमिकल भरा जाता है, पाउडर भरा जाता है, उसमें रिएक्शन होता है, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी है, डायरेक्ट आप बटन दबाएंगे और डायरेक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और आग बुझ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन है। तो देखिए आइसोटोप होता क्या है, हम बात करेंगे आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप में जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या, फिर से एक बार देख लिए, आइसोटोप क्या होता है कि किसी भी तत्व का जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो, उसे क्या कहते हैं, आपका आइसोटोप कहते हैं। तो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है वो क्या है, तो वो है आपका रेडियो फास्फोरस। क्या है, रेडियो फास्फोरस। हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि कोका कोला का जो खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण आता है। देखिए, कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है वो किसके उपस्थिति के कारण आता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। जो ये फास्फोरिक एसिड होता है वो खाद्य पदार्थों में ही डाला जाता है। और खाद्य पदार्थों में किस लिए डाला जाता है, फ्लेवर करने के लिए, फ्लेवर पैदा करने के लिए, या फिर उसमें स्वाद पैदा करने के लिए। तो इसे ही हम बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड को ही बोलते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों में स्वाद पैदा करने वाला एजेंट। और आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये क्या है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का मतलब क्या, सिरके में जो पाया जाता है अम्ल, CH3COOH। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो एसिटिक एसिड होता है उसमें ऑक्सीजन्स के मोलिक्यूल कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन्स के इसमें कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। और इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल होते हैं, तो 4 होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 1। अब फिर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है HCl, इसका केमिकल फार्मूला होता है।
फिर हम आते हैं फार्मिक एसिड की बात करते हैं, तो जो चींटियों में पाई जाती है, चींटियों के डंक में जो पाई जाती है वो फार्मिक एसिड होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम अभी जो क्वेश्चन पढ़े हैं कोको कोला वाला, तो कोको कोला में क्या होता है, कोको कोला में क्या होता है कि भैया कोको कोला में जो खट्टा जो स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण। देखिए ये कोको कोला का ये बॉटल देखिए, देखते ही क्या आ जाएगा, मन में पानी आ जाएगा, यानी कि मुंह में पानी आ जाएगा। तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जो स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेनलेस स्टील, पहले स्टील ही किससे बनाया जाता है। देखिए जो लोहा होता है वो कमज़ोर होता है, अगर प्योर लोहा होता है तो कमज़ोर होता है। अगर उसमें कार्बन की मात्रा, यानी कि आयरन, अगर आयरन है और आयरन में अगर कार्बन मिला दिया जाए तो वो स्टील बन जाता है, उसकी मजबूती हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बहुत सारा यूज होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि देखिए, स्टेनलेस स्टील में हम लोग मिलाते हैं क्रोमियम मिलाते हैं, प्लस और क्या मिलाते हैं, और हम लोग मिलाते हैं क्रोमियम भी मिलाते हैं और निकिल भी मिलाते हैं। तो ये हो गया निकिल। तो देखिए जो क्रोमियम की इसमें परसेंटेज होती है वो होती है 15 से 20% होती है, लेकिन हमारी जो टीन की परसेंटेज होती है वो 8 से 10% होती है। कितना होती है, 8 से 10% होती है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में जो लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है वो है क्रोमियम होता है, जिसका सांकेतिक रूप है Cr। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए पानी में जो घुलनशील होती है दो प्रकार की होती है, एक पानी में घुलनशील विटामिन होती है और एक क्या होती है, एक होती है वसा में घुलनशील। तो हम आपको बता दें कि देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, ये किस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इसे याद करने की। वो ट्रिक क्या है कि ये KEDA हो गया, क्या हो गया, कीड़ा, क्या हो गया, कीड़ा मतलब कीड़ा। तो ये जो कीड़ा आसानी से पानी में नहीं घुलते, तो घुलेगा किस में, वसा में घुल जाएगा। घुलेगा किस में, देखिए कीड़ा क्या होता है, जब मान लीजिए पानी होता है, पानी में जब गिर जाता है कीड़ा, तो कीड़ा पानी में घुलता है, नहीं घुलता है। लेकिन वसा में क्या हो जाता है, वसा में घुल जाता है। ये हमारा ट्रिक रहेगा। अब वसा में घुले या ना घुले उसकी दूसरी बात, लेकिन बस हमें ये है कि पानी में नहीं घुलता कीड़ा, लेकिन वसा में घुल जाता है कीड़ा पानी में नहीं घुलता, वसा में घुल जाता है। तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है KE और D और A, कीड़ा के नाम से जानेंगे। और जो विटामिन B है और विटामिन C है, ये दोनों विटामिन ये पानी में या जल में घुलनशील विटामिन है। ये हो गया, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसमें सी ऑप्शन नहीं है तो विटामिन बी है। तो विटामिन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ए की। तो ए का जो देखिए, जो जितने भी विटामिन होते हैं उसके केमिकल नेम को अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। तो विटामिन ए का जो फार्मूला होता है, केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और जो विटामिन बी का होता है, तो बी देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या है, विटामिन बी जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है। तो इसमें
कॉम्प्लेक्स है। तो बस ऐसे ही विटामिन बी की देख लेते हैं केवल। तो विटामिन जो बी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपका थायमीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थायमीन हो जाएगी। और विटामिन डी का जो हो जाएगा ये कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन ई का जो हो जाएगा वो टोकोफेरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। देखिए हम आपको एक ट्रिक बता दें याद करने का जो तरीका है। तो वो जैसे कि विटामिन डी है तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी से हम लोग क्या लेते हैं, सूर्य मतलब सूर्य की रोशनी लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कहते हैं कि विटामिन डी ले रहे हैं, हम लोग अपने हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। तो हड्डी, सूर्य प्रकाश, देखिए तो हड्डी से आ रहा है कि कैल्शियम, तो यानी कैल्शियम यानी कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई ये टोकोफेरॉल है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विटामिन जो बी है वो जल में घुलनशील होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस किसके कारण होता है। देखिए हम लोग आपको कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे। तो हम अब फिगर की सहायता लेते हैं और फिगर की सहायता से किस तरीके से हम आप लोगों को ग्रीन हाउस क्या है ये समझाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती है आपकी, ये फिगर है। तो ये देखिए फिगर में हम लोगों को देखना क्या है, फिगर में देखना ये है कि देखिए जिस, अब क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के तरफ ये क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। क्या है हमारा, वायुमंडल। सूर्य की किरणें क्या आती हैं, आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं। तो देखिए कुछ क्या होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ओजोन परत से ही मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं इस तरीके से। और या फिर सूर्य की जो कुछ प्रकाश होती हैं हमारे वायुमंडल से टकरा कर वापस चली जाती हैं। लेकिन कुछ जो प्रकाश होती हैं वो हमारे पृथ्वी यानी कि वायुमंडल के अंदर आती हैं और ये फिर दोबारा वापस नहीं जा पाती, फिर वापस दोबारा नहीं जा पाती। और इसी तरीके से ये इसी वायुमंडल में फंस जाते हैं। जब वायुमंडल में जब फंसे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, गर्मी पैदा करती है। क्या करती है, गर्मी पैदा करती है, जिससे हमारा जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, जो हमारे पृथ्वी का सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। तो ये किस गैस के कारण, ये वायुमंडल में जो उपस्थित जो गैस होती है वही गैस इसको ट्रैप कर लेती है। वही गैस क्या कर लेती है, इसको ट्रैप कर लेती है, फांस लेती है, मतलब अपने में ही फांस लेती है कि तू मत जा, हे गर्मी, हे प्रकाश, तू मत जा। अब इसी वायुमंडल में ही जो उपस्थित गैस होती है वही गैस क्या करती है, वही गैस उस गर्मी को पकड़ के रख लेती है। और इसी कारण क्या होता है, जो पृथ्वी की सरफेस हो जाती है वो गर्म हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो ये पृथ्वी के सरफेस का गर्म होना, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैस। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी ग्लेशियर होती है वो पिघलती हैं और समुद्र में जो जल का स्तर होता है वो बढ़ता है। तो देखिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें फंस जाती हैं और पृथ्वी को गर्म करती हैं। कुछ सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से टकराती हैं प्रतिबिंबित होती है और कुछ गर्मी बन जाती है। जो गर्मी पैदा करती है वो इंफ्रारेज रहती है और जो बाहर वापस चली जाती है वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तब हम लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो फिर इस अब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें ढेर सारे गैसेज उपस्थित होती हैं, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेज जो होता है वो कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेदार बनता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करती है। वैसे जो गैसेज होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है ही, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या होती है, मीथेन भी होती है जिम्मेदार,
और CFC भी होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, और ओजोन भी, क्या, ओजोन भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने में जिम्मेदार होती है। और जितने भी वायुमंडल में वेपर हैं, क्या है, वेपर मतलब वाष्प, वो भी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करने में जिम्मेदार होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वाहक का कार्य करती है? वाहक का कार्य करती है, अर्थात ले जाने में उसको सहायता प्रदान करती है। कौन सा वाहक का काम करती है लाल रक्त कणिकाओं में? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वो एलिमेंट है, वो तत्व है जो कि ब्लड में मिल जाता है, जिससे कि आरबीसी यानी कि ब्लड का कलर जो हो जाता है वो लाल दिखने लगता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन, अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की। तो देखिए ये हमारा ब्लड है, और ये ब्लड में क्या है, ये हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। ये जो है वो हमारा हीमोग्लोबिन है। तो देखिए ये हीमोग्लोबिन की जो मतलब स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्या होता है, आयरन होती है, उसमें लोहा पाया जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। ये भी क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में किस एलिमेंट की उपस्थिति होती है, या कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, हम लोग भूलेंगे नहीं। और फिर हम बात करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन ही के कारण इसमें आयरन होता है, और इस आयरन के ही कारण क्या होता है, ये लाल होता है। तो यानी कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में पाया जाता है, और ये इसी के कारण क्या होता है, ब्लड लाल दिखाई देने लगता है। और वो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। अब ये क्या करता क्या है, अब ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप करके ये एक दूसरे जगह पूरे बॉडी में इसको क्या लेता है, घुमाता है, या फिर संचरण कराता है, ले जाता है। तो हमारा क्या हो गया, इसी के कारण ब्लड का कलर लाल होता है, किसी कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हम लोग बात करते हैं कि यही जो है हीमोग्लोबिन वो पूरे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करवाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, आ जाते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में हम बात करेंगे तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वाहक का काम करती है? आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक भारी नाभिक, एक हैवी न्यूक्लियर, एक भारी नाभिक अर्थात एक हैवी न्यूक्लियस के हल्के नाभिक में टूटने के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हल्के, हल्के मतलब क्या, एक भारी नाभिक है और हल्के नाभिक में टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जो अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीट करती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सा? न्यूक्लियर फिजन अर्थात न्यूक्लियर फिजन अर्थात नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन। हम दोनों की बात करेंगे एक एक करके। तो हम आपको समझाते हैं किससे, फिगर से। हम आपको क्या कहते हैं कि हर समय फिगर या मैप की सहायता लिया जाता है, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए एकदम क्लियर हो जाता है। तो हम दोनों की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजन अर्थात नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे, और न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात हम नाभिकीय संलयन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे पहले। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता क्या है कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम 236 होता है, यूरेनियम 236 होता है में टूट जाता है। क्या? यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में टूट जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए न्यूक्लियर फिजन क्या है, फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट का विखंडन होता है, एक तत्व का विखंडन होता है, तोड़ना होता है। तो मतलब अब देखिए कि एक यूरेनियम 235 है, एक क्या है, यूरेनियम 235 है,
तो ये यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग की जाती है, देखिए ये न्यूट्रॉन है, ये इसमें बॉम्बार्डिंग की जाती है, तो ये यूरेनियम 235 क्या होता है, यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, ये दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, एक बेरिलियम 144 में और एक क्रिप्टॉन 89 में, और 3 न्यूट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, ये 2 एलिमेंट में इनका विखंडन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे किसकी तरफ, अब हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, देखिए जो सूर्य में, जो सन में जो प्रोसेस होती है यही होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन। उसमें क्या होता है सूर्य में कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में भी कौन सा, ड्यूटेरियम, कौन सा, ड्यूटेरियम, यानी कि उसका हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है वो ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम ही और ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ये लोग फ्यूज कर जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, इन लोगों का फ्यूजन हो जाता है, ये संलयित हो जाते हैं। और संलयन होकर क्या बनाते हैं, जब संलयित होते हैं तो संलयन होने के बाद ये एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे और वो बन जाएगा हाइड्रोजन का ही जो आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिले, और मिलने के बाद ये नए एलिमेंट को जन्म देता है, केवल सिंगल, कौन सा, ये हीलियम बन जाता है, ये हीलियम बन जाता है। तो देखिए संलयन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, मिलेंगे और बन जाएगा क्या, दूसरा एलिमेंट हीलियम बन जाएगा। तो ये होती है संलयन, क्या होती है, नाभिकीय संलयन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो वही कह रहा है कि एक भारी नाभिक के हल्के, मतलब भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विखंडन कहलाती है, विखंडन कहलाती है। भारी नाभिक था ना, यानी कि विखंडन में क्या था, भारी नाभिक था। तो भारी नाभिक कौन था यूरेनियम 235 था। तो ये 235 यूरेनियम बहुत भारी नाभिक था, और ये हल्के नाभिक में टूटा ना, क्रिप्टॉन में और बेरियम में। तो क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटा, तो ये हल्के नाभिक थे। और लेकिन ये जो संलयन था, संलयन में क्या हुआ था कि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हल्के हल्के थे, ये बेरियम में कन्वर्ट हो गया मिलके। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हवा में, एयर में, वायु में ध्वनि की चाल 232 मीटर पर सेकेंड होती है, वैसे होती भी है। यदि दाब को दुगना कर दिया जाए, यदि प्रेशर को डबल कर दिया जाए, तो ध्वनि की चाल या फिर साउंड की चाल क्या होगी। तो देखिए हम आपको ये बता दें कि हवा में जब जैसे हम लोग हवा है, एनवायरनमेंट में हवा है, तो हवा के चाल पर, किसके, हवा के चाल पर प्रेशर अथवा दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या होता है कि हवा में जो ध्वनि की चाल है, अगर प्रेशर का परिवर्तन होता है, प्रेशर को बढ़ाया या घटाया जाता है, तो उसमें उसके ध्वनि के चाल पर, उसके साउंड के स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हमारा अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ध्वनि की चाल है, प्रेशर को ऊपर नीचे किया जाए उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाल है उतना चाल रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, अर्थात वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की। देखिए भारी पानी क्या होता है, भारी पानी क्या होता है, भारी पानी होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी ड्यूटेरियम से ही बना हुआ ऑक्साइड, यानी कि D2O, क्या, D2O
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात D2O, ये क्या होता है, भारी पानी होता है। तो भारी पानी जिसका जो उत्पादन अपने भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है, उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उड़ीसा राज्य में अपने सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। अब देखिए जो D2O होती है उसके पहले बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर उसके खोज के बारे में बात करेंगे। तो जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होती है यानी कि भारी जो पानी होती है, उसका यूज कहाँ होता है, उसका जो यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। किसके रूप में होता है, कूलेंट के रूप में होता है, शीतलक के रूप में होता है, यानी कूलेंट के रूप में होता है और शीतलक के रूप में होता है। अब हम आपको एक बात और बता दें कि जो हाइड्रोजन का भारी आइसोटोप से बना होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल D2O से बना होता है। और हम आपको ये बात बता दें कि जो उसमें मतलब कि भारी जल का यूज जो होता है वो कूलेंट के रूप में होता है, ये भी बात बता दिया। अब आपको ये बता दें कि हमारा जो ये खोज किया था वो खोज कौन किया था, एस.सी. यूरे ने किया था। कौन किया था, एस.सी. यूरे ने किया था। कौन किया था, एस.सी. यूरे ने इसकी खोज किया था। और आपको एक बात भी बता दें कि जो ये हेनरिक हर्टज हैं इनके बारे में आप जानते ही होंगे। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्टज होती है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्टज होती है, जो कि हेनरिक हर्टज के ही नाम पर होती है। हेनरी हर्टज के ही नाम पर इसका यूनिट बना हुआ है। और अब ग्रेगर मेंडल की बात करेंगे तो ग्रेगर मेंडल को कौन नहीं जानता कि जो मटर पे ये टेस्ट किए थे, मटर पे इन्होंने रिसर्च किया था और जीन की खोज किया था। किसकी, जीन की खोज किया था। और जोसेफ प्रिस्टले की बात करेंगे तो जोसेफ प्रिस्टले को कौन भूलेगा, जिसने ऑक्सीजन की खोज की थी। किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑक्सीजन का पता लगाया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कौन सा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसमें, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हम बात करेंगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में चिड़िया का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आप जानते होंगे डॉक्टर सलीम अली को जानते होंगे, डॉक्टर सलीम अली को जानते होंगे। वो पक्षियों का प्रेमी थे, वो पक्षियों के प्रेमी थे, यानी कि पक्षियों का विज्ञान यानी चिड़ियों का विज्ञान डॉक्टर सलीम अली को माना जाता है। और ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। अब हम बात करेंगे अंगूरों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो अंगूरों का जो अध्ययन होता है वो विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। अब हड्डियों का क्या कहलाता है, ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। और देखिए एक याद करने का जो हड्डियों का, हड्डी मतलब अस्थि, अस्थि मतलब ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों मतलब अस्थि, अस्थि का मतलब ऑस्टियोलॉजी। इस तरीके से बोलिए। देखिए उसमें आ रहा है क्या, अस्थि आ रहा है, अर्थात हड्डी के नाम से ही इसकी जो अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी, उसका नाम उसमें छिपा हुआ है। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, चिड़ियों का तो आप लोग जानते हैं ऑर्निथोलॉजी। और कैंसर का अध्ययन किया जाता है वो ओंकोलॉजी। क्या, ओंकोलॉजी। किसमें किया जाता है, ओंकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है कैंसर का। और जो कैंसर विज्ञानी होते हैं वो ओंकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वो चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम हमें कितना हाइट की अगर मिरर मिल जाए, दर्पण मिल जाए कि उसमें हमारा या किसी भी वस्तु का या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी आदमी का जो शरीर है वो पूरा का पूरा उस मिरर में दिखाई दे। तो हमारे यानी कि ऑब्जेक्ट या जैसे हम आदमी हैं तो हम व्यक्ति हैं तो हमारे मतलब कि हमारे हाइट की कितनी हाइट की वो मिरर रहेगी जिससे उसमें हमारा पूरा आ जाए। तो हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा फिगर है। हम फिगर की सहायता से क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए एक आदमी इधर खड़ा है, कहाँ, ये हमारा आदमी है, ये व्यक्ति है। तो देखिए व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, ये आपका मिरर है, क्या है, ये मिरर है। तो ये मिरर है
अब यहाँ पर देखिए ये इसके इस पॉइंट से एक लाइट जाएगी और फिर ये टकरा कर इधर चली जाएगी और यहाँ पर जो हो जाएगा वो आभासी लाइट आ जाएगी और फिर इसके इस एंड से एक लाइट जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो हमारा इतना ही, देखिए इतना में ही हमारा पूरा इसका टोटल प्रकाश इतने में ही काम हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा इतने ही हाइट में, कितने में, हमारा इतने ही हाइट में मिरर का काम है। इसके इतना मिरर का कोई काम नहीं है। इसका मतलब हमारे जो हाइट का ये आधी हाइट है। देखिए हमारे हाइट की आधी हाइट है, तो हमारे हाइट की आधे हाइट की जो मिरर रहेगी, दर्पण रहेगी, उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई रहेगी वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रहेगी। क्या रहेगी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रहेगी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि जल के अंदर पड़ी हुई सिक्का किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अब हम आप लोग को एक फिगर दिखाते हैं, फिगर की सहायता से आप लोग क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एक मग है और इसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी में देखिए बॉटम पे क्या है, ये हमारा सिक्का है और ये पानी यहाँ तक भरा है। तो देखिए ये बंदा देख रहा है इधर और यहाँ पे देखिए ये एक माध्यम है हवा और ये है पानी। तो जब एक माध्यम से और यहाँ पर ये दूसरी माध्यम लाइट हमारी आ रही है, दूसरी माध्यम में आ जा रही है, तो दूसरी माध्यम में जब आ रही है तो ये अपना जो रास्ता है वो परिवर्तित कर ले रही है। इसका रास्ता क्या है, ये सीधे हैं, इसका रास्ता ये सीधे है, लेकिन ये अपना रास्ता विचलित कर दे रही है और विचलित करके दूसरे रास्ते पे आ जा रही है। तो ये जो सिक्का है यहाँ न दिख कर ये इतनी ऊंचाई पे दिखेगी, इतनी ऊंचाई पे दिखेगी। तो ये किस प्रोसेस, इसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल है, तो इसमें प्रक्रिया शामिल है अपवर्तन का। क्या चीज़, अपवर्तन का। वास्तविक सिक्का यहाँ पे है इस गहराई पे, लेकिन सिक्का दिख रहा है इस गहराई पे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम अर्थात ये हवा से दूसरे माध्यम में जाती है और अपना मार्ग विचलित कर लेती है तो यह प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अपवर्तन। क्या कहलाएगा, अपवर्तन। हमारा क्या कहलाएगा, अपवर्तन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। और वैसे बात करेंगे परावर्तन के कारण। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन जानते हैं कि जब कोई प्रकाश चिकनी सतह से टकराती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो वो परावर्तन हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाती है। अपवर्तन तो जानते हैं कि अपवर्तन अभी हम बताएं। और एक आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है और इसी के बेस पर जो एग्जाम्पल होते हैं वो भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इसके यूजेज। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है कि देखिए इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश, इसमें देखिए इसमें कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या होती है कि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश। पहली बात ये है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है कि इसका जो आपतित मतलब क्या, इंसिडेंस एंगल आपतन कोण जो होता है, इंसिडेंस एंगल जो होता है वो हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ी होनी चाहिए। एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एंगल सी, मतलब क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से जब ये आपतन कोण या में इंसिडेंस एंगल हमेशा बड़ा जब रहेगा क्रिटिकल एंगल से, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है और उसके क्रिटिकल एंगल से आपतन कोण बड़ा होता है तो वो प्रकाश वापस लौट जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से वो आई रहती है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी
प्रोसेस को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे इसका मुख्य एग्जाम्पल जो है, मेन एग्जाम्पल जो है मृग मिर्चिका, यानी कि जो रेगिस्तान में आप लोग देखे होंगे कि वो दिखता है, हिरणों को क्या दिखता है, वो पानी दिखता है, लगता है वो पानी है, लेकिन वो गर्मी की वजह से यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वहाँ पर नियम लागू हो जाता है और क्या हो जाता है, इसका मुख्य एग्जाम्पल वही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा, दूसरा हीरा जो है, हीरा भी क्या होता है, हीरा में भी यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया शामिल होती है। आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, जंग लगता है तो क्या होता है, अगर जंग लगता है तो क्या होता है, जब जंग लग जाता है तो जंग लगता किसके कारण है, जंग लगता है भैया वायु के कारण और नमी के कारण। किसके कारण, हवा और पानी के कारण, मतलब वायु और नमी के कारण। जब वायु और नमी जब लोहे से कांटेक्ट में आती हैं तब ये ऑक्साइड बनाती हैं। कौन सा, लोहा मतलब आयरन ऑक्साइड बनाती हैं। आयरन ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड भी, फेरिक ऑक्साइड भी, यानी कि फेरिक और फेरस ऑक्साइड दोनों का निर्माण करती है। तो अगर इसकी बात करते हैं किसकी, अगर इसकी केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा इसका रासायनिक संगठन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, तो Fe2O3.XH2, क्योंकि पानी कितना भी शामिल हो सकता है। तो क्या होता है इसमें कि इसमें क्या होता है कि भैया जब मतलब कि नमी और वायु से इसमें कांटेक्ट आता है लोहा, तो लोहा में जंग लग जाता है, और जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड बन जाता है पानी के साथ। तो ये जो जंग होता है उस जंग का नाम ही होता है फेरस एवं फेरिक ऑक्साइड होता है। तो अब पेंट, इसीलिए तो पेंट लगाया जाता है, इसीलिए लोहे वोहे पर तो पेंट लगाया जाता है, जिससे कि उसका कांटेक्ट किसका, पानी और नमी का, हवा और पानी का जो कांटेक्ट है वो लोहे से ना हो, और लोहे से ना हो तो फिर जंग नहीं लगेगा। तो हमारा जो मतलब कि आंसर हो जाएगा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है वजन, क्योंकि Fe2O3 और XH2O, मतलब इसमें क्या हो जाता है कि आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, और ऑक्साइड है तो इसका मतलब भाई उसका कंपोजिशन यानी कि केमिकल फार्मूला ही जब इतना बड़ा है तो उसका वेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं आइडियो का ही मतलब होता ही है ध्वनि। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापेगा वो आइडियोमीटर, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइडियोमीटर। और जो फायदोमीटर होता है, हम बात करते हैं तीनों ऑप्शन की। जो फायदोमीटर होता है, फायदोमीटर जान लीजिए कि समुद्र की गहराई मापा जाता है। क्या मापी जाती है, डेप्थ मापी जाती है समुद्र की। और फिर लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर देखिए दूध की शुद्धता मापी जाती है। शुद्धता किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वो डेंसिटी मापी जाती है, उसकी घनत्व अगर माप लिया जाएगा दूध में, जो मतलब दूध की जो घनत्व होती है माप लिया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि हाँ कि दूध की घनत्व जितना है उतना ही रहनी चाहिए, इससे पता हाँ जितना रहेगा उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि भैया हम आम भाषा में कह देते हैं कि दूध की शुद्धता माप रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि दूध की शुद्धता का मापक जो करता है वो लैक्टोमीटर करता है। अब हाइग्रोमीटर की बात करते हैं, तो देखिए जो वायुमंडल में या फिर हमारे एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, तो ये आर्द्रता मापने का काम करता है हाइग्रोमीटर, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षित आर्द्रता मापता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। हम आपको सब बात करते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में क्या होता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये पहला जो ऑप्शन है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये छोटी इकाइयाँ हैं। और
अब नैनोमीटर की बात करते हैं तो नैनोमीटर भी हमारा ये है, देखिए दूसरा ऑप्शन 10⁻⁹ मीटर, ये नैनोमीटर है। और अब अगर हम ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁶ मीटर, ये 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन में क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। और फिर अब बात करते हैं 10⁻⁻12 की, तो 10⁻⁻12 जो होती है वो पिकोमीटर होती है। क्या होती है, पिकोमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि इस प्रकार से है। हम आपको दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, जो ये हमारी पृथ्वी है, तो ये देखिए हमारी तो पृथ्वी है, और इसमें क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा क्षोभ मंडल होता है, जो कि 18 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इसी में वायुमंडल घटनाएं भी होती हैं और सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी भी होती है, मतलब इसमें क्योंकि हवा धुलकर सब पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा घन तो इसका होती है। और ग्रीन हाउस की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, कि समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल की बात करते हैं, तो समताप मंडल में क्या होता है, लगभग क्षोभ मंडल खत्म होता है तो उसकी जो समताप मंडल की जो विड्थ है, जो इसकी हाइट है, वो कितना है, 50 किलोमीटर है। और इसी में वो ऊपरी भाग में ओजोन लेयर भी पाया जाता है, जो कि ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। जो कि इसको कौन नुकसान पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर जो होता है समताप मंडल में होता है समताप, मतलब समान ताप, यानी कि यहाँ पर ताप जो समान होता है, और यहाँ पर इस मंडल में समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कि वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वार्षिक वलय का जो अध्ययन, मतलब वार्षिक वलय क्या, वार्षिक वलय मतलब एनुअल रिंग्स, जो पेड़ में देखे होंगे आप, इस तरीके से चक्र की तरफ से वहाँ पर निशान पड़ा होता है, तो वो उसके एज को बताता है। एक साल में एक एज, मतलब एक रिंग बन जाती है, फिर अगले साल दूसरी रिंग बन जाती है, तीसरे साल अगली रिंग बन जाती है, तो वो वार्षिक वलय होती है। वर्ष में एक वलय बन जाता है, गोला बन जाता है, छल्ला बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं, तो वार्षिक वलय यानी कि वार्षिक वलयों का, सॉरी यहाँ पर मतलब कि आपका वार्षिक वायु है, लेकिन यहाँ पर वायु नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वलय रहेगा। क्या रहेगा, वलय। तो वार्षिक जो वलयों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है किसमें, डेंड्रोक्रोनोलॉजी में किया जाता है। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वार्षिक वलयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे तीनों ऑप्शन की। जो डेंड्रोलॉजी होती है वो झाड़ियों का अध्ययन होता है, और टिश्यू जो कल्चर होता है ऊतकों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको इस वीडियो में मैं ढेर सारी ऐसी बातें लेकर आया। देखिए ये 20 क्वेश्चंस केवल नाम के होते हैं, इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन होते हैं। हम आपको बताए हैं कि इसमें 20,000 या फिर 10,000 के लगभग हम इसमें विज्ञान के, यानी कि लुसेंट के जो निचोड़ होती है, हम उसी को केवल लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों पूरे लुसेंट को पढ़ना अपने माइंड में कूड़ा करकट रखने के बराबर है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मेन टॉपिक पर फोकस करिए, मेन प्रश्न पर फोकस करिए, और टारगेट बनाइए अपने नौकरी पाने की, और अपने टारगेट को बीट करिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करिए, अगर पहली बार आप आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करिए और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। जय हिंद।